बग मामले को लेकर जिस तरीके से संजय निरुपम ने बड़े आरोप जो है वो उद्धव ठाकरे पर लगाए हैं, संजय निरुपम ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं अब इस गुप्ता बंधु के सवाल पर संजय राउत चुप हैं। किसी भी तरीके का जो जवाब है इस पर नहीं दिया जा रहा है। संजय निरुपम के आरोपों पर संजय राउत पूरी तरीके से खामोश हो गए। किसी भी तरीके का जवाब इस पर नहीं आ रहा है। संजय निरुपम ने जिस तरीके से बड़े आरोप इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है वो लगाए हैं और साथ ही साथ सवाल इस पर उठाए थे, संजय राउत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। उद्धव ठाकरे और गुप्ता ब्रदर्स के बीच मीटिंग के सवाल पर अब कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। संजय निरुपम ने बड़े आरोप लगाए थे इसे लेकर उद्धव ठाकरे पर और उन्हें कहा गया था गुप्ता ब्रदर्स के साथ मीटिंग हुई थी। सुनिए जरा। जो नरेश मस्के ने आरोप लगाया है कि आपने और गुप्ता ब्रदर्स के बीच उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग हुई थी। सर, आपने गुप्ता ब्रदर्स और उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग कराया था। सर राउत जी आपने गुप्ता ब्रदर्स और उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग कराया था। सर, जो नरेश मस्के ने आरोप लगाया है कि आपने और गुप्ता ब्रदर्स के बीच उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग हुई थी। सर, आपने गुप्ता ब्रदर्स और उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग कराया था। सर, राउत जी आपने गुप्ता ब्रदर्स और उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग कराया था। और इस पूरे मामले में संजय निरुपम ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, क्योंकि कई दावे और कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। वो प्रतिक्रिया एक बार आपको सुना देते हैं, सुनिए। उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव जी ठाकरे बहुत जोरदार शोर शराबे के साथ दिल्ली गए थे और उनकी तरफ से ऐसी घोषणा हुई उनकी पार्टी की तरफ से कि वो इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं से मिलने जा रहे हैं। ऐसी भी चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री का चेहरा उनको बनाया जाए, इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए गए हैं। तो ये सब कुछ सार्वजनिक था, जाहिर था। लेकिन एक बात जो बहुत चुपके से हुई और छुपके हुई वो हम आपके सामने लेकर आने चाह रहे हैं। ये 3 दिनों की मीटिंग के दरमियान उन्होंने चुपके से साउथ अफ्रीका से जो फरार भ्रष्टाचारी गुप्ता बंधु हैं उनमें से एक गुप्ता से मिले। वो ये मुलाकात 7 अगस्त को शाम को संजय राउत के घर पर हुई है। वो तीनों गुप्ता में से कौन से गुप्ता थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो गुप्ता जी आए थे एक ब्लैक गाड़ी में और काला शीशा था और लगभग आधे घंटे तक मीटिंग चली है उस गुप्ता के साथ। और बांग्लादेश की बात करें तो वहां से लगातार विरोध के स्वर उठते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में अब हिंदू सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि उनके साथ जो हिंसा की जा रही थी उसको लेकर अब चुप बैठते वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी तरफ से कई मांगे भी की गई हैं, लेकिन तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है और मोहम्मद यूनुस अंतरिम पीएम बने हैं। अब उनको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कई कदम उठाए हैं, लेकिन क्या वो काफी है, क्या इतना सही है? क्योंकि जो अभी मांगे की जा रही हैं उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई हैं और जो तस्वीरें हिंसा की सामने आ रही हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहा हिंदुओं का नरसंहार? दंगाइयों पर क्यों एक्शन नहीं ले रही यूनुस सरकार? सत्ता संभालने के बाद क्यों खामोश हो गए मोहम्मद यूनुस? बांग्लादेश में सत्ता की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा सामने आने लगा है। देश में हिंदू विरोधी हिंसा जारी है, लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मोहम्मद यूनुस के पास है तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च, जिसका कोई फायदा डर के साए में जी रहे बंगाली हिंदुओं को नहीं मिल रहा। सत्ता की कमान संभालने से पहले ही यूनुस ने खुद को उदारवादी दिखाना शुरू कर दिया था। हमारे ऊपर विश्वास रखें, हमारे ऊपर भरोसा रखें, তাহলে নিশ্চিত করেন
যে দেশে কোনো জায়গায় কারো উপরে হামলা হবে না। এটা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। এটা যদি আমি করতে না পারি, এটা আমার কথা যদি না শোনেন আপনারা, তাহলে আমার প্রয়োজন এখানে নাই। আমাকে বিদায় দেন, আমি আমার কাজে থাকি, সেখানে আমি ব্যস্ত থাকি। हिंदू विरोधी हिंसा तो अपनी जगह है, लेकिन सरकार की कमान संभालते ही यूनुस का एक और रूप देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन अब उनके सत्ता प्रमुख बनने के बाद एक एक कर सारे मामले खत्म किए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस अब तक 2 मामलों में बरी हो चुके हैं। करप्शन के केस में भ्रष्टाचार विरोधी आयोग उन्हें बरी कर चुका है। वहीं ढाका की अदालत ने भी दूसरे मामले में उन्हें राहत दे दी है। श्रम कानूनों से जुड़े केस में 3 सहयोगियों के साथ बरी कर दिया गया है। मतलब साफ है, सत्ता में आते ही मोहम्मद यूनुस का चेहरा बदल गया। पहले उन्होंने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए, फिर अपने खिलाफ जारी मुकदमों को निपटाने में जुट गए। लगता है बांग्लादेश में शांति स्थापित करना उनके एजेंडे में काफी पीछे है। अब सवाल है कि आखिर यूनुस का नाम अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में कैसे सामने आया? वो क्या खास बात है जो देश से बाहर रह रहे यूनुस को आनन फानन में बुलाकर सत्ता की कमान सौंपी गई? बांग्लादेश पर नजर रखने वाले जानकार लोग इस घटनाक्रम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने यूनुस का ही नाम क्यों लिया? देश से बाहर रह रहे यूनुस तुरंत क्यों ढाका लौट आए? मुस्लिम कट्टरपंथियों ने भी यूनुस का समर्थन किया। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी यूनुस के साथ क्यों खड़े हैं? यूनुस ने अपनी सरकार में कट्टरपंथियों को क्यों जगह दी? क्या यूनुस को तख्ता पलट की साजिश की जानकारी थी? क्या यूनुस सरकार किसी महाशक्ति की कठपुतली है? हिंदू विरोधी हिंसा करने वालों पर नर्म क्यों है यूनुस? भारत के साथ रिश्तों पर चुप क्यों है मोहम्मद यूनुस? मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं, लेकिन काफी वर्षों से वो बांग्लादेश से बाहर रह रहे थे। बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज है। जाहिर सी बात है, उनका बांग्लादेश वापस लौटने का कोई प्लान नहीं रहा होगा, लेकिन रातों रात उनका बांग्लादेश लौटकर सरकार की कमान संभाल लेना लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है। वहीं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पहले सख्ती दिखाना, फिर नर्म पड़ जाना कहीं न कहीं उनके कट्टरपंथियों के साथ उनके रिश्तों की भी गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बंगाल में जिस तरीके से लगातार हिंदुओं पर बड़े हमले किए गए, उन्हें निशाना बनाया गया, इसे लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। तो वहीं बंगाल के सिलीगुड़ी में भी जो हिंदू संगठन हैं, उनकी तरफ से बंगाल में रह रहे हिंदुओं के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया है। हिंदू संगठनों ने यहां पर जमकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है और जागो हिंदू जागो के नारे लगाए और भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए गए हैं। सिलीगुड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बंगाल के सिलीगुड़ी में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया, भारत माता की जय के नारे लगाए और जागो हिंदू जागो के नारे भी लगाए। बांग्लादेश में जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए और इसका हम लोग सभी समग्र विश्व के हिंदू मिलकर के डट करके सामना करना चाहिए। जब तक हम अपनी प्रदर्शनी नहीं करेंगे, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक ये लोग शांत होने वाले नहीं है। आज बांग्लादेश में हुआ और कल यहाँ भी हो सकता है, हमें सचेत रहना चाहिए। हम लोग सुरक्षित नहीं है, हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं, ऐसा एक ही कारण है, हम लोग बहुत सहनशील रहे, सहन करते रहे और इसका परिणाम हम लोगों को इन लोगों ने नामर्द समझा, कमज़ोर समझा। जब डट करके हम जवाब देना शुरू करेंगे तो अपने आप चुप हो जाएंगे।